राधे सभी को। तो दोस्तों अपने साइकोलॉजी स्टार्ट की थी जिसमें क्लास 1 अपलोड हो गई थी और 2 दिन बीच में क्लास नहीं ले पाई। और सभी को दिवाली की राम राम। और बताना कैसी रही आप सबकी दिवाली, काफ़ी इंजॉय किया होगा। और अब वापस बुक्स उठा लो दोस्तों, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलना है। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट जो क्लास थी उसमें अपनों शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ कार्य क्षेत्र परिभाषा ये करने वाले थे, जिसमें कि अपने शिक्षा का अर्थ कर लिया था। जिसमें अपने सेकंड पेज पे ये क्या शिक्षा में 3 प्रकार के संबंध निहित होते हैं सब देखा था। फिर शिक्षा का संकुचित और व्यापक अर्थ भी देखा दोस्तों, और शिक्षा की परिभाषाएं भी देखी। फिर मनोविज्ञान का अर्थ परिभाषाएं भी देखी थी। ये सब किया था मनोविज्ञान की परिभाषाएं। यहाँ तक अपना हो गया था। अब नेक्स्ट इससे आगे करते हैं। देखो यहाँ मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास से स्टार्ट करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आता है। इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले देखो मनोविज्ञान ने ना जो आत्मा का विज्ञान है इसका त्याग किया था। उसके बाद में देखो इस आत्मा के विज्ञान के बाद में मन मस्तिष्क का त्याग किया था, और फिर इसके बाद में जो चेतना का विज्ञान आता है इसको भी अस्वीकार किया था। अब जो वर्तमान में है वो वहां से क्वेश्चन बन सकता है कि व्यवहार विधि को स्वीकार करता है। तो अपने देख लेते हैं कि ये रहा नेक्स्ट पेज पे व्यवहार का अध्ययन। तो यहाँ से व्यवहार के अध्ययन से क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है हर बार। तो अब इनको अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, इनकी शताब्दी जरूर ध्यान रखनी है कि आत्मा के विज्ञान है इसकी 16वीं शताब्दी और मन मस्तिष्क का 17वीं 18वीं और चेतना वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी। तो और जो वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन वो 20वीं शताब्दी का, वो जरूर ध्यान रखना 20वीं 21वीं शताब्दी वर्तमान में। तो आत्मा का अध्ययन अब पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखो एक तो मनोविज्ञान का जो प्रारंभ है ना, जो अरस्तु है उसके समय में दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में भी अनेक शताब्दियों पहले मतलब पूर्व हुआ था। और अब जो आत्मा का विज्ञान है ये देखो कि इसमें एक तो जो प्लेटो है, ये जरूर ध्यान रखना, इन सभी का नाम अच्छे से, प्लेटो अरस्तु और डेकार्ते, ये तीनों ध्यान रखना कि प्लेटो अरस्तु डेकार्ते आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान की आत्मा के विज्ञान के रूप में देखो स्वीकार किया इन तीनों ने, ठीक है ना। और 16वीं शताब्दी में शुरू हुए और अंत तक देखो अस्वीकार। और जो साइकोलॉजी शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये भी आत्मा के अध्ययन की ओर इंगित करता है भाई। और मनोविज्ञान की जो ये परिभाषा है ये लगभग देखो 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रही, और बाद में ये मनोवैज्ञानिक और जो दार्शनिक आत्मा है उनकी जो स्पष्ट व्याख्या, स्वरूप, जो रंग रूप आकार है और स्थिति है उनके अनुसार देखें तो आत्मा के अध्ययन करने की जो विधि है उनको स्पष्ट करने में ये असफल रहे भाई। और लास्ट में अंत तक 16वीं शताब्दी है, इसके अंत में विद्वान है उनके विद्वानों के द्वारा मनोविज्ञान की परिभाषा को क्या कर दिया गया, अमान्य हो गई है। यानी कि 16वीं शताब्दी में शुरू तो ये 16वीं शताब्दी में होती है, अंत तक क्या हो जाती है, अस्वीकार। तो इसको भी देखो सबसे पहले मनोविज्ञान ने इस आत्मा का जो आत्मा है विज्ञान है, आत्मा के विज्ञान को क्या कर दिया, त्याग कर दिया। फिर इसके बाद में इसको अपनाते हैं मन मस्तिष्क का विज्ञान, फिर इसको भी अस्वीकार कर देते। अब इसका भी शताब्दी ध्यान रखना कि 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान और 17वीं 18वीं शताब्दी में मन मस्तिष्क का विज्ञान। तो देखो 17वीं शताब्दी में दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, और इसमें देखो इटली के जो पोम्पोनोजी है और जो थॉमस रीड है, इटली के पोम्पोनोजी और थॉमस रीड का नाम विशेष रूप से इसमें क्या था, उल्लेखनीय था। इसके अलावा और देख लो जॉन लॉक, बर्कली, इन्होंने भी मन का विज्ञान माना है। तो मन और मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले इटली के पोम्पोनोजी, थॉमस रीड और जॉन लॉक और बर्कली। अब इसको कैसे याद कर सकते हो, मन मस्तिष्क, मस्तिष्क से ना आप ऐसे लो, मस्तिष्क में क्या होती है, हड्डियां होती है। तो कहीं रीढ़ की हड्डी अपनी कहीं और होती है और मस्तिष्क की अलग होती है। तो रीढ़ की हड्डी से आप मस्तिष्क से थोड़ा कनेक्ट करो, थॉमस रीड याद रह जाएगा, मन मस्तिष्क से रह जाएगा। पोम्पोनोजी से आप लो कि आपनो माइंड है ना पोम्पोनोजी तरह हुआ है, थोड़ा भाई ये याद करने वो तरीका और कोई को नहीं। तो पोम्पोनोजी तो मन मस्तिष्क घूम जाता है तो पोम्पोनोजी की तरह घूमता है, ऐसे लो जॉन लॉक। और कुछ लोग तो क्या है ऐसे होते हैं कि उनका माइंड भी नहीं चलता, ऐसे लगता है उनके जैसे कि मन और मस्तिष्क में लोग लग गया, जॉन लॉक। थोड़ा इस प्रकार याद कर लेना, याद रह जाएगा। और आत्मा का प्लेटो और अरस्तु डेकार्ते। फिर देखो नेक्स्ट
साइकोलॉजी शब्द का अर्थ तो ध्यान है आत्मा का अध्ययन, ठीक है। आत्मा का विज्ञान सबसे पहले इसको अपनाया, फिर इसको अस्वीकार किया, फिर इसके बाद में मन मस्तिष्क का इसको भी अस्वीकार कर दिया, फिर आता है चेतना का विज्ञान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 19वीं शताब्दी, ये जरूर ध्यान रखना। आप ऐसे भी याद रखते हो 19वीं शताब्दी याद नहीं रहती, तो चेतना नाम के एक लड़के, वो कितने साल के, 19 साल के, ऐसे याद रख लेना। तो देखो 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के द्वारा मन या मस्तिष्क, जो ये मन मस्तिष्क था ना, इस विज्ञान की जगह, देखो 17वीं 18वीं में ये था, फिर 19वीं शताब्दी में इसकी जगह कौन सा रूप ले लेता है, चेतना का विज्ञान। तो 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के द्वारा मन या मस्तिष्क के विज्ञान की जगह मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया भाई। और इसमें देखो सबसे जो मेन मुख्य नाम लिया गया है वो इस फ्रायड का नाम लिया गया है, और इसमें विलियम जेम्स, इसके अलावा विलियम वुंट हो गया, जेम्स अली हो गया, इसके अलावा टीचनर वाइव्स, ये सारे विद्वान है। इन्होंने मनोविज्ञान की चेतना के विज्ञान के रूप में भी स्वीकार करके क्या कहा, स्वीकार करके ये कहा कि मनोविज्ञान चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, परंतु मनोवैज्ञानिक गण है ना, वो चेतन शब्द के अर्थ और स्वरूप, इनके संबंध में अर्धचेतन और जो अचेतन क्रियाएं हैं इनके प्रभाव के कारण एक मत नहीं हो पाई भाई। इसके कारण यह परिभाषा अमान्य हो गई, चेतना का विज्ञान भी अमान्य हो गई भाई। फिर बात करें कि 1890, कब की बात, 1890 से लेकर के, 1890 से लेकर के कब तक, 1905 तक, 1905 तक, इन दोनों के बीच में क्या चला, 1890 से 1905 तक चेतन और अचेतन, चेतन और अचेतन, इन दोनों के बीच में विरोधाभास चलता रहा, और मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य भी कौन हुए, भी कोई अच्छो कार्य कौन हुए उल्लेखनीय। और ध्यान रखना कि 15 वर्ष के काल को मनोविज्ञान का बंजर काल कहा जाता है। अब देख लो भाई, जो चेतना का विज्ञान है ना, इस चेतना का विज्ञान है, विकास नहीं। इसको लेकर कौन आए, इसको लेकर जो आए विलियम वुंट, जर्मनी के विलियम वुंट लेकर आए। विलियम जेम्स ये समर्थन करता भाई, लिखना सही, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स अली, टीचनर, सिगमंड फ्राइड, और इसमें मुख्य रूप से नाम लिया गया सिगमंड फ्राइड का चेतना के विज्ञान में। अब देख लो चेतना की परिभाषा क्या है, मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप चेतना, यानी कि संवेदना या चेतना, मानसिक स्थिति है उसका जो आंतरिक अंदर का रूप है चेतना, वो ही तो है, यानी कि इसको संवेदना या चेतना कहते हैं। तो देखो संवेदना है क्या, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान ही तो संवेदना है, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है वही तो है। यानी कि किसी भी विषय वस्तु को देखकर हमारे मन मस्तिष्क में जो उत्पन्न होता है वही तो चेतना है। कोई वस्तु उसको देखा और हमारे मन मस्तिष्क में कुछ उत्पन्न होगा तो वही तो है। अब देख लो भी चेतना का विज्ञान जो 19वीं शताब्दी पढ़ा, इसे लेना चेतना 19 साल कैसे याद रह जाएगा। देखो 1890 से लेकर के 1905 तक चेतन व अचेतन के मध्य विरोधाभास चलता रहा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। अतः इस 15 वर्ष के काल को मनोविज्ञान का बंजर काल कहा गया है। और सन 1905 में, ये इनकी पुस्तक जरूर ध्यान रखना, सन 1905 में जो मैकडूगल है, इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ 16 पर चेतना शब्द को एक बुरा शब्द बताकर उसकी आलोचना करते हुए लिखा है। तो देख लो भी मैकडूगल है, इन्होंने चेतना शब्द को एक बुरा शब्द बताया है और इनकी पुस्तक है मैकडूगल। आप ऐसे लेना मैकडूगल, मैकडू मे नाम से आ रहा है, मैकडू, मैकडू से मुंह, ऐसे लो मुंह है मैकडूगल। और मुंह के क्या होता है, अपना लिप्स होते हैं और लिप्स पे क्या लड़कियां आउटलाइन करती है ना, ऐसे बाहर लिप लाइनर ऐसे आउटलाइन करती है। तो याद रह जाएगा इसकी पुस्तक मैकडूगल आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ 16 पर चेतना शब्द को क्या कहा, एक बुरा शब्द कहकर उसकी आलोचना की है इन्होंने। और क्या लिखा है, आलोचना करते हुए लिखा है कि चेतना एक बुरा शब्द है। तो भाई यह मनोविज्ञान के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है भाई। अब लो भाई व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। तो मनोविज्ञान है जो कि व्यवहार और अध्ययन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन। तो देखो इसकी शताब्दी की बात करें तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। ये जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है व्यवहार का अध्ययन बड़ा, 20वीं शताब्दी। और जो ये व्यवहार शब्द है ना, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, व्यवहार शब्द को जे.बी. वॉटसन, अमेरिका के जो जे.बी. वॉटसन है उनके द्वारा प्रचलित किया गया। ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहा, व्यवहार शब्द को जे.बी. वॉटसन द्वारा प्रचलित किया गया। और मनोविज्ञान
का वर्तमान में सही रूप यही है, व्यवहार का अध्ययन, और इसको स्वीकार किया जो तो ये लो भाई वॉटसन, वुडवर्थ और स्किनर, मैकडूगल। तो वुडवर्थ हो गए, स्किनर हो गए, मैकडूगल हो गए, ये सारे मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान के व्यवहार है इसको एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार किया भाई। और मनोविज्ञान को ना अगर बात करें व्यवहार का विज्ञान कहने का प्रयास है वो किन्होंने किया, तो विलियम मैकडूगल है, जो अभी अपनों ने पढ़ा विलियम मैकडूगल। इन्होंने 1908 में, इनकी एक पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, शायद मैंने आगे किया होगा, उसमें किया था। ये रहा, ये लिख रखा है कि व्यवहार का अध्ययन, एक तो आप इनकी शताब्दी ध्यान रखना 20वीं शताब्दी यानी कि 20वीं 21वीं, और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने का प्रयास देखो 1908 में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में किया भाई। और वाटसन ने 1913 में मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित एवं विशुद्ध विज्ञान का तथा स्पष्टीकरण किया भाई। और देखो इसलिए वाटसन को व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक भी माना जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक किसको कहा जाता है, तो वाटसन को कहा जाता है। और वाटसन ने ये कहा कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए, आप जो चाहे मैं उन्हें वह बना सकता हूं, जैसे चोर हो गया, डाकू, वकील, अध्यापक, ये बाड़ी भी ध्यान रखना किन्होंने कहा, वाटसन ने कहा था। और सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया और फिर इसके बाद अपने मन का त्याग किया और फिर चेतना का भी स्वीकार कर दिया, और वर्तमान में जो है अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, जो कि 20वीं शताब्दी, ध्यान रखना। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। शिक्षा शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास की प्रक्रिया, यह कथन का प्लेटो ने, किसका है, प्लेटो का। अब थोड़ी परिभाषाओं के भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। पेस्टोलॉजी देखो, पेस्टोलॉजी की देख लो, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित प्रगतिशील विकास है। और अरस्तु की देखो, ये किसने कहा कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले मनोविज्ञान है, इंपॉर्टेंट है, आत्मा का विज्ञान कहने वाले मनोविज्ञान, ये अरस्तु ने। और वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय ये मानव व्यवहार, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन मानव व्यवहार है। और मनोविज्ञान की अवस्था मैंने एक जगह लिखी है और पढ़े भी थे कि प्रथम अवस्था है वो आत्मा का विज्ञान, 16वीं शताब्दी, ध्यान रखना। इसके प्रमुख मत देख लो, अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते का। और आत्मा के रंग रूप आकार को परिभाषित नहीं करने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था इसको, आत्मा का विज्ञान, जो सबसे पहले पढ़ा था अपनी 16वीं शताब्दी। फिर द्वितीय अवस्था था मन मस्तिष्क का विज्ञान, फिर इसको भी अस्वीकार कर देते हैं, ये 17वीं शताब्दी, ध्यान रखना। मस्तिष्क का स्वरूप अनिश्चित रहने के कारण अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार किया था कि मस्तिष्क का स्वरूप है वो अनिश्चित रहने के कारण। और इसमें जॉन लोक, पोम्पोनोजी और लेबनिज, थॉमस रीड, ये सारे ध्यान रखना। तृतीय अवस्था है वो चेतना का विज्ञान, 18वीं 19वीं शताब्दी, ध्यान रखना। चतुर्थ अवस्था वो व्यवहार का विज्ञान है, वर्तमान में इंपॉर्टेंट है ये, लगभग 20वीं शताब्दी, 20वीं 21वीं हो गया। और इस हेतु पहला प्रयास विलियम मैकडूगल ने किया था। नेक्स्ट, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किस मनोविज्ञान ने किया, तो रुडोल्फ गोइकले ने किया। और मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी गई है भाई। और मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जर्मन दार्शनिक रुडोल्फ गोइकल द्वारा किया गया 1590 ईस्वी में। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकोलॉजी से मानी जाती है और इस शब्द का प्रयोग मार्को मारुलिक द्वारा किया गया भी 506 ईस्वी में। और साइकोलॉजी की उत्पत्ति देख लो भी साइकियो लोक से हुई है, इन दो शब्दों से मिलकर। अब थोड़ा सा फटाफट करते हैं। सर्वप्रथम देखो इंपॉर्टेंट है ये वाली जो है कि सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसे मन का त्याग किया और उसके बाद चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन है वुडवर्थ का। और वाटसन, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, ये तो जरूर ध्यान रखना। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, व्यवहार की जब भी आती है बात तो व्यवहार है ना, अब वाटसन में पीछे आ रहा सन यानी कि बेटा मानो, बेटा का व्यवहार अगर अच्छा है और अगर नहीं अच्छा है तो हर कोई माँ ये चाहती है कि उसका व्यवहार अच्छा किया जाए, तो आप ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हो। बोरिंग या लैंगफेल्ड व वेल्ड के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। बोरिंग के अनुसार पूछा जा रहा है, तो अगर बंदा बोर हो जाता है तो वो मानव प्रकृति यानी कि मानव है ना, वो प्रकृति के टच में रहेगा, घूमेगा, अच्छा वातावरण वैसा सोचेगा। नेक्स्ट, मन देखो, मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, मन का है। और पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई आ जाए तो वुंट के अनुसार। और भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान विभाग के रूप में किस विश्वविद्यालय खोला गया, तो भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान विभाग के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय खोला गया भाई। अब ये लो, भारत में मनोविज्ञान का विकास देख लो। भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 में प्रारंभ हुआ,
जहां प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया तथा प्रथम मनोविज्ञान स्थापित हुई भाई। और कलकत्ता विश्वविद्यालय ने देखो 1916 में प्रथम मनोविज्ञान विभाग तथा 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग का प्रारंभ किया। और कलकत्ता विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रारंभ भारतीय मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एन सेनगुप्त, जो वुंट की प्रायोगिक परंपरा में अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त से बहुत प्रभावित था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है? तो आता है B.F. स्किनर ने कहा शिक्षण व अधिगम से संबंधित आए तो B.F. स्किनर। नेक्स्ट परिभाषा इंपॉर्टेंट है, यह किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? तो J. स्टीफन ने कहा। अब मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र शाखाएं ये भी देखेंगे। तो मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र है नॉर्मल साइकोलॉजी यानी कि सामान्य मनोविज्ञान। तो इसमें देखो सामान्य मनोविज्ञान में मानव के जो सामान्य व्यवहार है उसके साथ जो साधारण जो परिस्थितियां हैं उसमें यह अध्ययन किया जाता है। फिर बात करते हैं असामान्य मनोविज्ञान। तो इसमें क्या जाता है, इस शाखा में मानव के असाधारण जो असामान्य व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है भाई। जैसे मानसिक रोग है उनके साथ जो अन्य व्यवहार है उसके कारणों का तथा उपचारों का विश्लेषण किया जाता है, वो आ जाता है। फिर मानव मनोविज्ञान में क्या है, तो इसमें देखो जैसे असामान्य व्यवहार मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान में असामान्य व्यक्ति जैसे पागल, उन्मादी, ये सारे इनमें रोगियों का अध्ययन किया जाता है। फिर मानव मनोविज्ञान है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसमें मनोविज्ञान की ये शाखा केवल मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करती है, मानव में केवल मनुष्यों का ही होगा। फिर पशु मनोविज्ञान, तो देखो मनोविज्ञान की यह शाखा पशु जगत से संबंधित है। तो इसमें कई बार यहाँ से सीधा पूछा जा सकता है शाखाओं में कि कौन सी शाखा नहीं है। इसमें यह शाखाएं दे करके मतलब परा मनोविज्ञान, विकासात्मक या अपराध एक और देकर पूछा जा सकता है कौन सी नहीं है। प्रौढ़ मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान की शाखा में प्रौढ़ व्यक्तियों के विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है भाई। फिर बाल मनोविज्ञान, देखो जो बाल मनोविज्ञान है इसमें शाखा में जो बालक की शारीरिक और मानसिक, सामाजिक और गामक और स्वैंगात्मक जो परिस्थिति है उनका भी अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहार का शिक्षा से क्या संबंध होता है, इस प्रकार से इसमें किया जाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारों को ही नहीं, केवल व्यवहार को ही नहीं अध्ययन करती है, इसमें साथ व्यवहारों का परिमार्जन का भी प्रयास करती है, ये भी ध्यान रखना। और औद्योगिक, ये इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक मनोविज्ञान, तो इसमें उद्योग से संबंधित आ जाएंगे जितनी समस्याएं हैं उनका शाखा के मतलब आता है, इसमें उद्योग से संबंधित आते हैं भाई, जिससे मजदूर समस्या और जैसे उत्पादन व्यय समस्या, ये सारी इसमें आ जाती है। फिर नैदानिक मनोविज्ञान, नैदानिक क्या होता है, नैदानिक मनोविज्ञान यानी कि अब असामान्य मनोविज्ञान में कैसी कंडीशन है, पागल है, कैसा है, उसके बाद में देखा जाता है। फिर नैदानिक यानी कि मनोविज्ञान ये इसके बाद में आता है, इसका निदान किया जाता है। जैसे कि असामान्य मनोवैज्ञानिक नैदानिक है, मनोविज्ञान के आधार जो पर कोई काम किया जाता है, मान लो कि कोई पागल है, कैसा है, उसको जाना जाता है, फिर उनका निदान किया जाता है। फिर अपराध मनोविज्ञानिक की बात करें तो इस मनोविज्ञान की इस शाखा में अपराधियों का जैसे व्यवहार, कैसा व्यवहार, फिर उन्हें ठीक करने के उपाय, उनकी अपराध प्रवृत्तियों के कारण निवारण, उनका सारा अध्ययन इसमें किया जाता है, अपराध मनोविज्ञान। और विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या होता है, यानी कि गर्भावस्था से लेकर के जब गर्भ है, उस गर्भ में गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक जीवन विस्तार के विभिन्न आयु, अलग वायु है, उनकी अवस्थाओं में होने वाले जो भौतिक, आगे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि विकास होता है, देख लो, गर्भावस्था से लेकर के और जब तक बूढ़ा ना आए वृद्धावस्था तक चलता ही रहेगा। और परामनोवैज्ञानिक ये नव विकसित शाखा है भाई। तो ये सारी शाखाएं अपनों ने देखी, ये आधुनिक की नव विकसित शाखा है भाई, ये ध्यान रखना। इसमें जैसे कि कोई बंदा बहुत दूर रहने वाला है तो कोई सदस्य, उसकी मान लो कोई दुर्घटना हो गई या विपत्ति आ गई, तो उसका उस दुर्घटना या फिर कोई विपत्ति आने से पहले ही उसका पता लग जाना, और किस प्रकार कोई चीज मान लो खुशी है या फिर कोई आनंद की अनुभूति होती है, उसका पहले ही पता लग जाना, रहस्यमयी जैसी घटनाएं होगी, ये सब इसमें आ जाता है। फिर क्षेत्र देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन कौन से, देखो पहले सीधे देख लो, विद्यार्थी आता है, शिक्षण संबंधी अनुभव आ जाता है, इसमें क्षेत्र पूछे जा सकते हैं, 3 इनमें दिए जा सकते हैं, एक चौथा कोई और।
तो विद्यार्थी, सीखने संबंधी अनुभव, सीखने की प्रक्रिया, सीखने से संबंधित परिस्थितियां एवं वातावरण, अध्यापक आ गया, वंशानुक्रम और वातावरण, व्यक्तिगत भिन्नता आ गई, अभिवृत्ति और विकास आ गया, व्यक्तित्व आ गया, विशिष्ट बालक आ गया, पाठ्यक्रम निर्माण आ गया, मानसिक स्वास्थ्य आ गया, शिक्षण विधि आ गई, मापन एवं मूल्यांकन आ गया। अब देखो भाई, शिक्षा मनोविज्ञान है, इसमें बहुत कुछ विषय सामग्री ऐसी होती है जो विद्यार्थी होती है उसको लेकर के ही होती है। यानी कि एक तरफ देखें तो जो विद्यार्थी उसको अच्छे से जानने की आवश्यकता होती है, जानने पर बल दिया जाता है, बालक को जाना चाहिए, यानी कि शिक्षार्थी केंद्र बिंदु है। देख लो भाई, फिर सीखने संबंधी अनुभव, इसमें क्या है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में केवल यही निर्णय नहीं लिया जाता कि उसको क्या पढ़ना है अथवा क्या क्या कौन से मतलब विषय पढ़ने हैं। सीखने संबंधी अनुभव जो विद्यार्थी है उनको दिए जाना है, क्या चीज दिए जाना है, यानी कि सीखने संबंधी जो अनुभव है विद्यार्थी को इस प्रकार दिए जाने चाहिए कि इसको जो बतलाने का उत्तरदायित्व है वो शिक्षा मनोविज्ञान पर ही है। फिर सीखने की प्रक्रिया देख लो भाई, अधिगम की प्रक्रिया है वो बालक के जन्म से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। प्रारंभ जन्म से होकर के हमेशा चलती रहेगी सीखने की प्रक्रिया। और शिक्षा मनोविज्ञान का जो मेन कार्य, प्रमुख कार्य है वो बालक के व्यवहार में परिवर्तन करता है भाई, और व्यवहार में जो परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। नेक्स्ट, सीखने संबंधित परिस्थितियां एवं वातावरण, जिससे कक्षा का वातावरण आ गया, और सीखने में सहायक जो समूह मनोविज्ञान, मूल्यांकन विधि, ये सारी इसमें शामिल की जाती है। और अध्यापक, अब देख लो अध्यापक का तो पता ही है आपको, शिक्षण की जो मेन धुरी है वो टीचर ही तो है, तो इसमें अध्यापक का भी अमूल्य स्थान है। फिर देखो वंशानुक्रम और वातावरण, ये देखो तो इसमें वंशानुक्रम और वातावरण का भी तो भाई अहम योगदान है, और इस क्षेत्र में वंशानुक्रम वातावरण को शामिल किया जाता है। और व्यक्तिगत भिन्नता देखो, अभी वर्तमान में अगर आधुनिक मनोविज्ञान धारणाएं है, मनोवैज्ञानिक जो धारणा है इसमें बात करें तो सभी व्यक्तियों में, सारे व्यक्तियों में कुछ न कुछ तो अलग होता है, ये भिन्नताएं जरूर होती है, एक समान नहीं होता है, तो भिन्नताएं होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता देख ली अपनों कि अगर बात करें बालकों को शिक्षा प्रदान करते समय उनकी जो रुचि है, उनकी भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत भिन्नता है उनको विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए। फिर बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास। तो भाई अब जो बालक है, जो मान लो व्यक्ति है, वो जीवन काल में वृद्धि और इन विकास, इन अनेक स्तरों से गुजरता है भाई व्यक्ति। तो मानव का जो व्यवहार है उस पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, इसके अलावा संवेगात्मक विकास का भी प्रभाव पड़ता है भाई। और व्यक्तित्व, जो पर्सनैलिटी है, तो जो मानव है इसकी बात करें, व्यक्तित्व निर्माण में अनेक गुणों एवं विशेषताओं का समावेश होता है। और विशिष्ट बालक, भाई जो विशिष्ट बालक होता है तो इसमें दोनों ही हो सकता है, जैसे कि कोई विशिष्ट बालक हो, उसका जो अगर व्यवहार की बात करें तो सामान्य बालक की अपेक्षा सकारात्मक या नकारात्मक रूप से भिन्न हो सकता है। तो विशिष्ट बालकों की समस्याओं को जानने और उनके निराकरण में शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, वो बेहद जरूरी होता है। पाठ्यक्रम निर्माण की बात करें तो बालक के स्थायी अधिगम के विकास में शिक्षण के जो उद्देश्य है वो मतलब इसमें होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो बालक के उचित समायोजन के लिए अध्यापक को उसके जो मानसिक स्वास्थ्य उसकी जानकारी होनी चाहिए भाई। शिक्षण विधियां, मापन एवं मूल्यांकन, और मापन एवं मूल्यांकन की बात करें तो बालक से जुड़े जो पहलू आ गए, जैसे कि शिक्षण स्तर आ गया, बुद्धिमत्ता आ गई, अभिक्षमता आ गई, इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन एवं मूल्यांकन का ज्ञान होना जरूरी है भाई। और शिक्षण विधियां भी। अब भाई कल ये करेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो कल की वीडियो में संप्रदाय को ही करेंगे।